योगी सरकार तो कुछ बोल भी रही है, लेकिन अगर एसपी की कहें, समाजवादी पार्टी की कहें, तो उसके अधिकांश प्रत्याशी हैं वही गुंडे और चरित्रहीन लोग जो पहले समाजवादी पार्टी को बदनाम कर चुके हैं। वह भी ज्यों के त्यों दिखाई पड़ते हैं। हार जीत का गणित लगाना इनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह हमारे जैसे तटस्थ और निष्पक्ष व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आज देश के नागरिक जिस प्रकार से राजनीतिक चरित्र के कारण भ्रमित हो रहे हैं, उन्हें इस भ्रमजाल से निकलना पड़ेगा। और नहीं तो गरीबों के लिए नकली आंसू बहाने वाले ये लोग, घड़ियाली आंसू बहाने वाले ये लोग गरीबों के प्रति थोड़ा रहम दिल भी नहीं हो सकते। इसके लिए तो संविधान संशोधन ही एकमात्र मार्ग है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, जब तक औसत संपत्ति अधिकार, हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं स्वीकार किया जाएगा, उसी के अनुरूप स्पष्ट प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबी खत्म नहीं हो सकती, गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता। भूखे मरते लोग जब 2 जून का भोजन भी नहीं पाएंगे, उसके लिए भी उन्हें अमीरों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो क्या आप समझते हैं कि समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना हो जाएगी? गरीबी तो सीधा विषय है। गरीबी के ऊपर वो जो कुछ करना चाहते हैं, उसमें कौन सा राजनीतिक दल बोल रहा है? सारे कुछ इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं कि वो सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन स्पष्ट भाषा में कोई बजट प्रस्तुत कर रहा है क्या? कोई लाभ का बजट प्रस्तुत कर रहा है क्या? सारे के सारे ये पूंजीवादी लोग पूंजीवादी चरित्र में समाज को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी कम से कम इस मामले में श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं कि हम चरित्रहीन लोगों को, बदनाम लोगों को अपने प्रत्याशी के रूप में नहीं उतारेंगे। और योगी जी तो जिस प्रकार माफिया लोगों को और ताकत के बल पर सरेआम खून खराबा करने वाले लोगों को अपनी सरकार बनने पर आम आदमी की रक्षा के लिए मुस्तैदी के साथ खड़े होने का साहस दिला रहे हैं, वही साहस समाजवादी पार्टी क्यों नहीं दिखा रही है? हम मतदाताओं को ये दे देंगे, हम किसानों को ये दे देंगे, यह फिर किसान आंदोलन की बकवास है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आप न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं तो फिर किसान क्या, मजदूर क्या, व्यापारी क्या, कर्मचारी क्या सभी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? सभी को जीने का समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? और क्या जिन संविधान निर्माताओं ने यह संविधान बनाया था, उन्होंने क्या यही सोचकर नहीं बनाया था? यदि आपके पास कोई दूसरी कल्पना हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने यह बार बार कहा है कि आप संविधान पर चोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको बोलने की जो आजादी है वह भी तो इसी संविधान ने दी है। मैं इससे कहां इनकार कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं, भूखे मरते आदमी की आजादी क्या होती है? जिसके पेट में दाना नहीं होता उसकी आजादी कुछ होती ही नहीं है। और वह धोखा इस देश के आम आदमी के साथ यह संविधान कर रहा है कि नहीं? मैं प्रस्तावना की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं औसत संपत्ति अधिकार एक कानून के रूप में संविधान निर्माताओं ने क्यों नहीं रखा? तो फिर इसका जवाब क्या है? इसका जवाब सीधे तौर पर है, यदि उन्होंने नहीं रखा तो वे लोकतंत्र के नाम पर इसी पूंजीवाद को थोपना चाहते थे। सारी की सारी राम कहानी एक सोचा समझा षड्यंत्र दिखाई पड़ती है। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं, और यह बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि आज जब हम सारे राजनीतिक दलों के व्यवहार और आचरण की समीक्षा कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन जवाबदार है? इसके लिए किसी व्यक्ति को जवाबदार आप मत मानिए। मैं ये कह रहा हूं, यह तो भगवान का भला हो या प्रकृति का भला हो
कि यह लौह पुरुष माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल निकल कर आ गए। लेकिन अगर अंग्रेजों की बात कहें तो इन्होंने चरित्रहीन और अपने अंधभक्त जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाकर सब कुछ सौंप दिया था या नहीं। और अगर उसी समय सरदार पटेल जैसा व्यक्ति गृह मंत्री के रूप में प्राप्त नहीं होता तो आज यह देश 550 छोटे छोटे टुकड़ों में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहा होता और भारत का अस्तित्व समाप्त हो सकता था। इसलिए मैं इस सारे के सारे षड्यंत्र का आपको बार बार बोध करा रहा हूं तो आपको लगता है कि मैं संविधान के साथ अन्याय कर रहा हूं। मैं पूछता हूं 140 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं तो फिर और कितने करना चाहेंगे आप? इतना नाटक क्यों? अगर आपको एक ही संशोधन करना है तो सीधे सीधे प्रत्येक नागरिक का जन्म सिद्ध औसत संपत्ति अधिकार स्वीकार करिए और इससे ज्यादा संपत्ति जिसके पास है वह समाज का कर्जदार होगा कि नहीं? बताइए आपका विवेक क्या कहता है? आपकी बुद्धि क्या कहती है? न्याय के ऊपर आपकी सोच समझ क्या कहती है? इसको स्पष्ट करिए। मुझे किसी राजनीतिक दल से यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं राजनीतिक दलों को पूंजीवाद का पिट्ठू, पूंजीवाद का समर्थक और पूंजीवाद के आगे कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाला मान रहा हूं। और इसीलिए सारे राजनीतिक दल चाहे या अनचाहे वे भारतीय संस्कृति की बात तो जरूर कर सकते हैं और इस विसंगति की ओर सबका ध्यान जाना भी चाहिए, लेकिन औसत संपत्ति अधिकार को कानून के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं यह फिर कहता हूं कि आप राजनीतिक दलों के अंधभक्त और पिट्ठू मत बनिए। आप अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर बात मत कीजिए। अंग्रेजों ने अपनी इच्छा अनुसार यह संविधान बनवाया है, लेकिन जिन्होंने इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया बताया, क्या वे मूर्ख थे? नहीं थे क्या? या फिर जानबूझकर वो देश की जनता को धोखा देना चाहते थे? आखिर आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे? आप तर्क सम्मत निष्कर्ष निकालिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं, इसलिए आप चाहें तो मुझे किसी के भी पक्ष में खड़ा कर दीजिए, लेकिन मेरी जो निष्ठा है वह तो केवल न्याय में है। समाज की पूरी अवधारणा है वह भी न्याय के बिना कहीं नहीं पहुंचती। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग अपने आप को बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी मानते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं था? ये कुछ लोगों ने मुझे कहा भी था कि आपके आर्थिक न्याय के ऊपर सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो समाज में कमजोर वर्ग के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, वही सबसे पहले आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं उनमें इतनी सोच समझ पैदा ही नहीं हुई है। ये आरक्षण के नाम पर उन्हें प्रशासन में उच्च पदों पर पहुंचा तो दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें भी उनकी जाति के लिए आरक्षित हुई है। क्या जाति के लिए आरक्षित करना सीटों को यह घोर बेईमानी, चालबाजी, चालाकी और समाज के साथ धोखाधड़ी नहीं है? कोई भी व्यक्ति जब किसी भी कारण से भारी संपन्नता प्राप्त कर लेता है तो उसकी प्रवृत्ति चाहे अपना सगा भाई ही क्यों ना हो, उसे गुलाम बनाने की होती है। तो पूरी जाति के साथ यही हो रहा है कि नहीं? तो फिर जाति के आधार पर अगर आज पूरा समाज बटा हुआ है, उत्तर प्रदेश पर तो ये आरोप बार बार लग रहा है, इसमें भाजपा भी पीछे नहीं है और समाजवादी पार्टी तो पहले से ही यादववाद चला रही थी और यादवों की सरकार और मुसलमानों के साथ गठजोड़, किसानों के नाम पर फिर वही बेईमानी। क्या यह धोखाधड़ी नहीं है? फिर चाहे चौधरी चरण सिंह का नाम लीजिए, आप चाहे किसी का भी नाम लीजिए, मैं किसी व्यक्ति पर प्रहार करना, उसकी आलोचना प्रत्यालोचना में, प्रशंसा में लगना अपना काम नहीं समझता।
लेकिन मैं आपके सामने यह बात उछाल रहा हूं कि जाटवाद के नाम पर एक भ्रांति उत्पन्न करना क्या यह गलत नहीं है? और जहां तक किसानों का सवाल है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि जिन 3 कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने बनाया था, उन्होंने उसे वापस लिया, क्योंकि इस मोदी सरकार खुद स्वीकार की कि हम अच्छी भावना होते हुए भी किसान भाइयों को और समाज को समझा नहीं पाए, और इसीलिए समझा नहीं पाए तो उनके हट को देखते हुए, उनके मांग को देखते हुए हम इन्हें वापस लेते हैं। लेकिन आपने इसके अंदर जो बात छिपी है, क्या उसको आपने परखा? और मेरे एक मित्र ने जब यह कहा कि थूक कर चाटा, मैं पूछ रहा हूं थूक कर किसने चाटा? इन कृषि कानूनों को भाजपा ने वापस ले लिया, लेकिन मैं बताइए कि इनके वापस होने के बाद भी क्या पुराने कानून पहले की तरह कायम हो गए? जिस प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वारा किसानों का शोषण प्रारंभ हुआ था, उस समय लेवी लगाकर जो अच्छी आय प्राप्त करने वाले कृषक थे, क्या उनसे इसी प्रशासन ने यह तमाशा खड़ा नहीं किया था? अगर वह आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाकर किसानों को की फसल को खरीदने के अधिकार से व्यापारी जगत को बाहर नहीं किया जाता, उद्योगपतियों को बाहर नहीं किया जाता, तो किसानों की स्थिति खराब क्यों होती? यह जो राजनीति है, यह आधी अधूरी बात करती है और सीधे साधे लोग उसमें मारे जाते हैं। आप बात को समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि उपभोक्ता जो रोज 1 हफ्ते का राशन खरीदता है या 1 महीने का मान लीजिए खरीदता है, तो जो उपज किसी भी समय भारी मात्रा में आती है, उन किसानों की फसल वह खरीद पाएगा क्या? अगर आप 10 मन चावल लेकर गए हैं, गेहूं लेकर गए हैं या कुछ भी फसल लेकर गए हैं, यह उपभोक्ता के बस की बात नहीं है कि वह 1 मुश्त आपका खरीद ले। 1 मुश्त कौन खरीदेगा? व्यापारी खरीदेगा। और व्यापार को किसी भी प्रकार से इस कार्य में लगने से आपने कठोर दंड का प्रावधान कर दिया। अब व्यापारी तो हट गए, उन्होंने अनाज का नहीं दूसरा व्यापार कर लिया। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भी हो गई और लोगों को सस्ता राशन देने के लिए अब उसको अन्न कहां से आएगा? सस्ता राशन देने के लिए अन्न किसानों से आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी फिर बाद में जो स्थिति बनी, ये किसान उपज तो बढ़ी लेकिन इनके हाथ में फायदा कुछ नहीं आया, क्योंकि भाव नहीं बढ़े। भाव बढ़ते जब व्यापारी स्वतंत्र होता, लोग खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्रता के साथ उसमें शामिल होते। सरकार ने उल्टे लेवी लगाई, ये सच है कि नहीं? लेवी किस पर लगी? किसान वही तो पैदा कर रहा था। यह किसान के साथ अन्याय था कि नहीं था, यह बात भी लोगों की समझ में नहीं आती। और जो राजनीति की चालबाजी और तिकड़मबाजी है, वह आज भी समाज की दुर्दशा के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। तो बंधुओं, मैं बार बार यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप समाज को सभी प्रकार की चालबाजियों से मुक्त, स्वतंत्र, सम्मान और जन्म से मृत्यु तक सुरक्षित जीवन देना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फार्मूला क्या होगा? आप सोच समझ कर बताइएगा कि किंतु परंतु लगाने की जरूरत नहीं है। सभी प्रकार के लोग आज समाज को बनाने के लिए भी प्रयासरत हैं। बहुत अच्छे लोग जिनकी भावना में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आचार्य विनोबा भावे का नाम मैं ले सकता हूं। उन्होंने अपने ढंग से जो कुछ किया, गांधी जी के नाम से जो कुछ हुआ, और भी कितने ही एनजीओ बने हुए हैं जो सरकारी नीतियों का जमकर लाभ लेते हैं। और सभी मक्कार लोग समाज को लूटते हैं। और इस लूट से अगर आप बचाना चाहते हैं तो फिर आपको औसत संपत्ति अधिकार को ही मानना पड़ेगा। और औसत से अधिक संपत्ति जिसके पास भी है, मैं SC ST का है, वो बामन है, बनिया है, ठेकेदार है, मास्टर है, अध्यापक है, यह बात नहीं करूंगा, वो प्रोफेसर है, कॉलेज का महाविद्वान आदमी है, वैज्ञानिक है, मेरी निगाह में
वह भारत का नागरिक है, सम्मानित नागरिक है, लेकिन उस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो गरीब आदमी क्या है? गरीब होना उसका सबसे बड़ा अपराध हो गया है। गरीब आदमी के साथ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। और आपको यह सच अपनी आंखों से देखना चाहिए या नहीं। इसलिए बंधुओं, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि सुनिए सबकी, करिए आप अपने मन की। आज की स्थिति में जो कुत्ते बिल्ली जैसा युद्ध भाजपा और समाजवादी पार्टी ये दोनों लड़ रही है, तो मैं किसको कहूं कि आप उसका समर्थन कीजिए? मैं तो कतई कहने वाला नहीं, लेकिन मैं बार बार आपके विवेक को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं। आप मेरे बिना कहे शब्दों को न्याय के आधार पर परख लीजिए। मैं तो साफ कह रहा हूं, मैंने कहा भी है कि यह जो व्यवस्था है यह केवल अमीरों के लिए बनी है और इसकी टैक्स प्रणाली पूरी तरह झूठी, मक्कारी, बेईमानी और धोखाधड़ी के आधार पर बनाई गई है। आयकर के बारे में अगर मुझे कुछ कमेंट करना हो तो मैं अच्छी तरह बिना किसी जबान को थोड़ा सा भी मोड़े बिल्कुल सच्ची बात यही कहूंगा कि यह जो आयकर है इससे बड़ा छलावा और इससे बड़ा धोखा दुनिया में कोई दूसरा होता ही नहीं है। और यदि आपको मुक्ति चाहिए तो आप केवल वेल्थ टैक्स के ऊपर पूरे समाज को एक कीजिए, और जिस दिन वेल्थ टैक्स लग जाएगा उस दिन आप देखिएगा कि मुट्ठी भर लोगों से कम 10 गुनी आमदनी होगी, और बजट जो आज घाटे का बन रहा है वह लाभ का बनेगा। तो लाभ किसका होगा? समाज का लाभ होगा। वह केवल अमीरों को या केवल गरीबों का नहीं होगा, वह सबका होगा। लेकिन यह बात जरूर है कि लाभ वास्तव में किसका हुआ, व्यावहारिक दृष्टि से किसको इसका फायदा मिला। तो व्यावहारिक दृष्टि से जो लोग अभावग्रस्त हैं उनको अभाव से मुक्ति मिलेगी, और जो बेशुमार दौलत के मालिक हैं उनसे 1 लाख रुपया लिया जाएगा, लेकिन लाभांश के रूप में क्या मिलेगा? तो 2000 रुपये मिलेंगे। अब अगर उस आधार पर आप सोचेंगे तो मैं कहूंगा जो वास्तव में अन्याय के शिकार हैं इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा, और जो न्याय के नाम पर समाज का शोषण कर रहे हैं उनके ऊपर जो बोझ पड़ना चाहिए वह बोझ पड़ेगा। इसमें किसको इतराज है? आप क्यों जाति की बात कर रहे हैं? इसमें जाति की बात है ही कहां? और जाति का यह जो प्रावधान आज दिखाई दे रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं फिर आपसे वही बात करूंगा कि इसके लिए किसी व्यक्ति को, किसी दल को जिम्मेदार मत मानिए। उसके लिए इस देश के संविधान निर्माताओं को आपको जिम्मेदार मानना पड़ेगा। और मैं फिर इस बात को बोल रहा हूं कि अंग्रेज जितने कुटिल थे उसकी कुटिलता की कोई मिसाल नहीं मिलती है, और इसलिए मानवता की दृष्टि से मैं इन्हीं ब्रिटेन के लुटेरों को बार बार दोषी ठहरा रहा हूं। आप अगर बहुत गंभीरता से और गहराई से देखना और समझना चाहते हैं तो BBC लंदन, उसे ध्यान से देखिए आप। वह कभी भी सही कर प्रणाली क्या होनी चाहिए इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा। वह इनकम टैक्स, आयकर की बात करेगा, बैंकों द्वारा कर लगाए जाने की बात करेगा। बैंक ऐसा चाहते हैं, तेरी ऐसी की तैसी। तो ये क्यों नहीं कहता कि न्याय के आधार पर क्या होना चाहिए? और मैं BBC लंदन को चुनौती देता हूं कि अगर आर्थिक न्याय की दृष्टि से वह पूरे समाज में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का समर्थक हो या विरोधी भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमको अपराधियों से इसलिए नहीं डरना चाहिए कि वे हमसे सबल हैं। मैं भी जानता हूं कि हमारे देश का आम आदमी भावना की दृष्टि से तो वह न्याय चाहता है, लेकिन न्याय को समझने की जो काबिलियत भारत के एक एक नागरिक में आनी चाहिए थी वह आज इस झूठी आजादी के आने के बाद भी नहीं आई है। यह कड़वा सच है और इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और यदि आप देश के प्रत्येक नागरिक को
लाभ में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं और उसके लिए उचित कानून, वो भी मैंने बहुत सरलता से कहा है। आप उसके ऊपर अगर अपना समर्थन व्यक्त करते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आप जब तक इसकी तरफ अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करेंगे, व्यापक सोच समझ समाज में तेजी से नहीं पनपेगी और हमारी तो वाणी सच में तो सच के साथ चलेगी। हम कमजोर हैं या मजबूत, यह मेरे सोचने का विषय नहीं है। और हम तो जो कुछ भी कहना चाहते हैं अगली पीढ़ी के सुख के लिए ही कहना चाहते हैं। और इसी भावना के साथ मैं सभी बंधुओं को हार्दिक नमस्कार